अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। के इलेक्ट्रिक की लूटमार, अवाम अजियत का शिकार। ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए वापसी का मुतालबा जोर पकड़ गया। हैशटैग केई लूटेड कराची ने ट्रेंडिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान मिसबाहुल हक ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दौरे वेस्टइंडीज एक दौर का इख्तिताम साबित होगा। हैशटैग मिसबाह हॉट ट्रेंड बन गया। और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा दुनिया भर में मंसूबे की अफादियत और अहमियत तस्लीम की जाने लगी। सोशल मीडिया पर हैशटैग न्यू सीपैक इन्वेस्टमेंट्स टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, कराची में गर्मी के आते ही बिजली की आंख मचोली का भी आगाज हो गया और जितने वक्त लोगों को बिजली दस्तयाब होती है उसमें के इलेक्ट्रिक के लगाए गए नए मीटर्स भरपूर रफ्तार से दौड़कर इंतहाई तेजी से यूनिट्स गिराने का काम करते हैं। इन नए मीटर्स में खराबी की शिकायत अब आम हो चुकी हैं और इन खराबियों की वजह से 10-10 गुना ज्यादा बिल लोगों को भेजा जाता है। और जब मीटर्स की यह खराबी साबित हो जाती है तो उसके बाद भी ये बिल लोगों के सर ही थोपे जाते हैं। के इलेक्ट्रिक किसी सूरत अपनी गलती मानने को तैयार नहीं और इसीलिए सोशल मीडिया पर शहरियों ने के इलेक्ट्रिक की इन मनमानियों के खिलाफ अब कमर कस ली है और ओवर बिलिंग की मद में आवाम से लिए गए नाजायज पैसों की वापसी का मुतालबा भी जोर पकड़ गया है। बिजली की अदम फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और ओवर बिलिंग समेत के इलेक्ट्रिक पर इल्जामात की फहरिस्त खासी तवील होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत में दिन ब दिन इजाफा इदारे की कारकर्दगी का मेयार जांचने के लिए काफी है। हैशटैग केई लूटेड कराची पर क्या कुछ कहा जा रहा है और ट्वीट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं, हम नजर डालते हैं कुछ ट्वीट्स पर। सेनेटर फैसल रजा आब्दी का ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं कि जब मैंने के इलेक्ट्रिक की लूटमार, जायद बिलिंग और 90 अरब रुपए मालियत के तांबे की तारें बेचने से मुतालिक बताया तो किसी ने भी उसे उस वक्त समझा नहीं था, लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। निदा अहमद का अगला ट्वीट है जिन्होंने लिखा है कि कराची के इलेक्ट्रिक से अब फेड अप हो चुका है। के इलेक्ट्रिक की बर्बरियत काबू से बाहर है। मुनीबुर रहमान अपने ट्वीट में लिखते हैं कि यह सब कुछ कैपिटलिज्म के तहत होने वाले पब्लिक यूटिलिटीज की निष्कारी की वजह से हो रहा है जिसमें सरमायाकार को सिर्फ अपने मुनाफे की फिक्र रहती है। मोहम्मद ताहिर अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को शटडाउन, तकनीकी खराबी और दीगर वजूहात के बाइस अजाब से दो चार कर रखा है। पूरे इलाके में गैर मयारी तारें लगा दी गई हैं। कुछ और ट्वीट शामिल करते हैं। अलीउद्दीन लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक शहरियों को पहले ही काफी लूट चुकी है, अब और नहीं। बिलाल मसूद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वक्त आ गया है अपने शहर के लिए खड़े हो जाएं। ये वक्त है लूटी हुई दौलत वापस लेने का। अब के इलेक्ट्रिक में करप्शन का खात्मा होना चाहिए। इरशाद अली संजानी लिखते हैं कि जमात इस्लामी कहती है कि इलेक्ट्रिक ने एक दहाई में शहरियों से ओवर बिलिंग के जरिए 25 अरब रुपए लूट लिए। जमात इस्लामी ने लूटे गए पैसे वापस करने का मुतालबा किया है। फैसल मोहम्मद बलोच लिखते हैं एमक्यूएम के बाद दीगर सियासी जमातों को भी इंतखाब से कबल कराची वालों का ख्याल आ ही गया। और आखिर में सैयद हैदर हसनैन लिखते हैं कि जमात इस्लामी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज ट्रेंड करने लगा, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ के इलेक्ट्रिक ने ही नहीं, सब लोगों ने इस शहर को लूटा है। हैशटैग केई लूटेड कराची पर ये ट्वीट्स तो आपने देखे। इसी बारे में बात करने के लिए हमने केई की तर्जुमान सादिया दादा से राब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने ना तो कॉल रिसीव की और ना ही मैसेज का कोई जवाब दिया। इस वक्त इस अवामी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान। नईमुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और इजाफी लोड शेडिंग को हमेशा ही मुस्तरद करती आई है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? 2.5 करोड़ लोग बेवकूफ हैं और के इलेक्ट्रिक का सिस्टम फुल प्रूफ है। मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती की बात है। इसके हजारों नहीं लाखों एविडेंस मौजूद होंगे कि इनकी बिलिंग का प्रोसेस ठीक नहीं है। और ओवर बिलिंग का मतलब ये होता है कि ये 2 नंबरी करते हैं। 2 नंबरी इस तरह से करते हैं कि ये उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना वो एवरेज की बुनियाद के ऊपर बिल लगा के भेज देते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर जो है वो इन्होंने 62 अरब ले लिए हैं। और ये बात मैंने नहीं कही है, ये जो यूनुस ढाका ने कही है, जो साथी सेक्रेटरी से पानी और बिजली के। अब देखिए कि इनके हाथ इतने मजबूत हैं कि पाक ने उनको नशिस्त से हटा दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो के इलेक्ट्रिक ने असल में अपने पंजे गाड़े हुए हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों में और हुकूमतों में, और उसकी वजह से जो है वो अपने खिलाफ होने वाली हर चीज का अब तक मुकाबला करते रहे। और जाहिर है इनको कराची में कोई रेजिस्टेंस इसलिए नहीं मिलती थी कि जो स्टेक होल्डर कराची के थे वो इनको सपोर्ट करते थे। उनके बच्चों को जो है वो मुलाजिम उन्होंने लगाया हुआ था, उनको भत्ते देते थे। तो इसलिए जो है वो ये मुकदमा कोई लड़ ही नहीं पाता था, जबर का माहौल था।
अब ओपनिंग बनी है तो हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं हमारे पास शिकायतें लेकर और बताते हैं कि किस तरह ओवर बिलिंग की गई है, लोड शेडिंग। ये 850 मेगावाट विभाग से देते हैं, उसके बावजूद भी लोड शेडिंग करते हैं, जबकि अगर 1 मेगावाट भी ना लें तब भी जो है वो लोड शेडिंग इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जितनी हमारी कैपेसिटी है और जितना हमारी कंजम्पशन है ये दोनों तकरीबन बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी नाइली भी है और चोरी भी है, इसलिए कि वहां से इनको बिजली सस्ती मिलती है। अब इस सस्ती बिजली का एडवांटेज तो कराची के शहरियों को मिलना चाहिए ना, जो 850 मेगावाट वहां से मिलती है। ये सारा एडवांटेज के इलेक्ट्रिक खुद दे लेता है। हाँ, एडवांटेज अगर मिलता होगा तो हुकूमती कुछ करप्ट लोगों को मिलता होगा जिनको ये पैसे पहुंचा देते हैं, और हमें जो सहूलत मिल सकती है वो हमें नहीं मिलती। हम इन्हीं चीजों के हवाले से तो बात कर रहे हैं। टैरिफ इन्होंने बढ़ा दिया कम करने के बजाय, और ये बताए ना टैरिफ इन्होंने बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है, तो ये कहते हैं इसका असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं असर पड़ेगा? पिछले साल के जो है अप्रैल के महीने का बिल उठाकर देख लीजिए, इस साल के अप्रैल के महीने का स्वयं अप्लायंसेस आप देख लीजिए, आपको 30-40% इजाफा मिलेगा। कहाँ से इजाफा हो जाता है? आप जरा सर्वे करवाएं ना किसी से। मीटर तेज चलाते हैं, पकड़ भी नहीं सकते उन मीटरों को, इसलिए कि उन्होंने अपने ही इंजीनियर रखे हुए जो कहते हैं मीटर ठीक है, कोई गैर जानिबदार इदारा नहीं है। तो बेशुमार चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर ये लोगों से लूटमार कर रहे हैं, और इसीलिए हमने इस तहरीक को शुरू किया है, और इंशाल्लाह इनसे शहरियों के मुतालबात मनवा के हम दम लेंगे। सही। तो नईम साहब, सोशल मीडिया पर भी लोग शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं, आप एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी बताइएगा इस एहतजाज से पहले क्या इस मामले पर कभी मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की गई? केई के आला हुक्काम से आज हमने भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई लाइन पर नहीं आया और किसी ने मौक़िफ़ नहीं दिया। बड़े लोग हैं, आज तक तो ये सीएम के कहने पे भी नहीं आते थे, अब जाकर जो है वो इन्होंने राब्ता करना इधर उधर से शुरू किया है कि हमसे बातचीत की जाए। लेकिन हम उनसे कहते हैं कि जो आदमी फैसला कुन हैसियत रखता है उसी से मुज़ाकरात करेंगे। ऐसे लोग जो मुलाजिम पेशा, ऐसे अफराद की जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है और जिन्हें सिर्फ अपनी घिसी पिटी बातें करनी है और अपने झूठ को सच साबित करना है, तो हम समझते हैं कि उनसे तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये हुकूमत का काम है, वफाकी हुकूमत का काम है, गवर्नर का काम है, उनके नुमाइंदे हैं कि वो इस सिलसिले में पेशकश करें और प्रॉपर तरीके से। ये हम इसलिए नहीं बैठेंगे कि वो हमें साबित कर दें कि हमारा झूठ नहीं है। हम सब चीजें साबित कर चुके हैं, कोर्ट में चीजें मौजूद है। 20,000 केसेस तो वफाकी मुतसिब ने इनके खिलाफ फैसले किए हैं। तो आप मुझे बताइए ना कि कितने खराब रॉन्ग विकेट पर खड़े हुए हैं। ये मुलाजमीन को निकालने के नाम पर उन्होंने 15 पैसे फी यूनिट चार्ज करते रहे, बताए ना कि इन्होंने किए कि नहीं किए, और मुलाजमीन सारे निकाल दिए। कहा था कि मुलाजमीन रखेंगे, मुलाजिम को भी जो है वो रोजगार खत्म किया, और 35 अरब रुपए तकरीबन जमा हो चुके हैं जो लूट के खा गए हमारे। तो इसका कौन हिसाब देगा? इसलिए वफाकी हुकूमत नोटिस ले, वो आकर बात करे, वो मुज़ाकरात करे और इनको मजबूर करे कि ये सारे मुतालबात शहरियों के तस्लीम करे, तो कोई बात हो सकती है। वरना तो कंफ्यूजन पैदा करके, और ये अगर ये समझते हैं कि जमात इस्लामी कोई उस तरह की पार्टी है जो कोई एक आध मुजाहरा करेगी और फिर डील कर लेगी इनके साथ, पैसे लेके बैठ जाएगी, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये भी अब जान गए होंगे अच्छी तरह कि जमात इस्लामी को ना खरीदा जा सकता है ना चुकाया जा सकता है। हमारे लोगों को स्ट्रेस फायर हुए हैं। ये खिदमत की है जो सिंध की हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक की, और इनके खिलाफ होने वाले एहतजाज को दबाने के लिए स्ट्रेस फायर करके लोगों को जख्मी किया है, और मौत और हयात की कशमकश में इस वक्त भी हमारे कारकुनान मुब्तला है। तो इस सब के बावजूद भी कारकुन को नहीं झुका, वो तो खड़ा हुआ है, और आवाम की बड़ी तादाद हमारे साथ आकर खड़ी हो गई है। तो इंशाअल्लाह कल हमारा पुरअमन धरना होगा और भरपूर होगा, और इनको इंशाअल्लाह चुकाएंगे हम, और शहरियों को। नईम साहब, अब ये अवामी मसला सोशल मीडिया पर भी अभी टॉप ट्रेंड बना हुआ है। कौन कौन सी सियासी जमातें ऐसी हैं और कौन कौन सी सियासी जमातों के कारकुनान आपके साथ इस तहरीक में शामिल हैं? सियासी जमातों के जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त हम उनसे राब्ते में हैं, और पॉलिटिकल पार्टी के कुछ रहनुमा भी हमारे राब्ते में है, हमारे मुसलसल उनसे बातचीत जारी है। मसला ये है कि डिसीजन मेकिंग करने वाले लोग अपने मफादात के मुताबिक डिसीजन करते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर, लेकिन बहसीत मजमूई जो साफ सुथरी पार्टियां हैं वो हमारे साथ ताउन भी कर रही हैं, हमारे धरने में भी इंशाल्लाह शिरकत करेंगी, और सिविल सोसाइटी एक बड़े पैमाने पर होगी। वकला होंगे, आर्ट काउंसिल के लोग होंगे, प्रेस क्लब के लोग होंगे, सहाफी होंगे, दानिश्वर होंगे, अदीब होंगे। इंशाल्लाह सिविल सोसाइटी भरपूर तरीके से होगी, और मैं तमाम शहरियों से कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल अपनी वाबस्तगियों से बालातर होकर ये मत देखें कि कौन जो है एहतजाज को बुरा कह रहा है, उनका पार्टी का उसका तो अपना मफाद होगा, इसकी वजह से वो बुरा कह रहा होगा। लेकिन असल में तो बात यह है कि ये एहतजाज लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए, तो चाहे वो एमक्यूएम का वर्कर हो, चाहे पीपल्स पार्टी का वर्कर हो, इस वक्त हम उससे गुजारिश करते हैं कि वो हमारे साथ आकर खड़ा हो ताकि शहर को रिलीफ मिले। तो नईम साहब, के इलेक्ट्रिक को तो लोग कसूरवार ठहराते ही हैं, इसके अलावा मरकजी जिम्मेदार इस तमाम सूरत हाल का कौन है? के इलेक्ट्रिक जब फरोख्त हुआ था उस वक्त हमने एहतजाज किया था, उसको फरोख्त किया था मुशर्रफ और एमक्यूएम ने। उस वक्त गवर्नर थे इशरतुल इबाद और सिटी नाज़िम एमक्यूएम के थे मुस्तफा कमाल, और उन्होंने तो इतनी इनायत, इतनी
प्राइवेटाइज हो गया तो जो गवर्नमेंट के KESC को रोड टेरिंग के चार्जेस वसूल करते थे नेमतुल्लाह खान साहब उनसे या बल्दिया वसूल करती थी, वो चार्जेस भी माफ कर दिए थे इन्होंने। इतना ज्यादा नवाज दिया था इन लोगों को, और जाहिर है कि उसके असबाब मुझे नहीं मालूम मुस्तफा कमाल उस वक्त कितने दबाव में थे अल्ताफ हुसैन के या MKM के, जिसकी वजह से उन्होंने काम किया था। लेकिन ये कि MKM पूरी तरह से शेयर करती रही, इनके एमएलए MPs को नौकरियां मिलती रही और इनको भत्ते मिलते रहे, लंदन पैसे पहुंचते रहे, तो इसके नतीजे में खामोश रहे और के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करते रहे, हर उठने वाली आवाज को दबाते रहे, मीडिया पे दबाव डालते रहे। इनके खिलाफ कोई चीज नहीं बननी चाहिए। तो जाहिर है कि ये फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने दोबारा भेज दिया इसको अबराज ग्रुप को। इसमें जरदारी साहब का नाम आता है, खलियात राजपूत वगैरह इन लोगों के नाम आते हैं। तो भाई इनको क्लियरिफिकेशन करनी चाहिए और इनको वाकईतन KE को मजबूर करना चाहिए। फिर विफाक जो है वो अब तीसरा बेचने वाले विफाक आ गए, मतलब हम बिक रहे हैं, हर हुकूमत आकर हमें बेच रही है। कराची के शहरियों को हम आवाज भी ना उठाएं, आवाज उठाएं तो गोलियों से हमारा इस्तेमाल किया जाए। तो ये बदमाशी जो है वो रियासती दहशतगर्दी खत्म करनी होगी और लोगों को वाकईतन रिलीफ देना होगा। ठीक है, अब लोगों को वाकई रिलीफ देना होगा। हाफिज नईमुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया। हैटेड कराची पर हाफिज नईमुर रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के दूसरे टॉप ट्रेंड #मिसबा की। देखते रहिए पाकिस्तान नेट से। वेलकम बैक टू पाकिस्तान नेट 7। मिसबाउल हक ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर मिसबाउल हक को खिराजे तहसीन पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज करियर की आखिरी सीरीज होगी। मिसबाउल हक पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान साबित हुए। मिसबा की क़यादत में कौमी टीम ने सबसे ज्यादा 24 टेस्ट मैचेस में फतह अपने नाम की और 2016 में ICC रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन भी हासिल की। ये तमाम कामयाबियां पाकिस्तान के किसी और कप्तान के हिस्से में ना आ सकी। करियर के आखिरी हिस्से में मिसबा को विजडन के साल के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में भी शामिल किया गया। मिसबा ने 2014 में T20 जबकि 2015 वर्ल्ड कप के बाद वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। #मिसबा पर किन ख्यालात का इजहार लोगों की जानिब से किया जा रहा है, कुछ ट्वीट्स शामिल कर लेते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट मुबश्शिर जैदी अपने ट्वीट में मिसबा को लॉर्ड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट करार दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मिसबाउल हक के बिना खेल कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। हमजा खान कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को टेस्ट में व्हाइट वॉश, भारत को उसके घर में वनडे हराना, टीम को टेस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर ले जाना और टेस्ट की तेज तरीन सेंचुरी, मिसबा याद आओगे। यासिर भट्ट लिखते हैं कि बिलाशुबा मिसबा ने पाकिस्तान के लिए शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन हर चीज का एक दिन इख्तिताम होता है। इसी तरह मिसबा भी अपनी रिटायरमेंट तक पहुंच गए। एक तस्वीर को भी इन्होंने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। कुछ और ट्वीट शामिल करते हैं। शाहरुख ने अपने ट्वीट में मिसबाउल हक को पाकिस्तान का बेहतरीन टेस्ट कैप्टन करार दिया। साथ ही उन्होंने थैंक यू मिसबा का हैशटैग भी ट्वीट का हिस्सा बनाया और तस्वीर भी शेयर की है। और सलमान अहमद ये लिखते हैं कि मिसबाउल हक की टेस्ट करियर की 10वीं सेंचुरी का क्लिप उन्होंने शेयर किया और लिखा कि 42 साल नौजवान, रिमार्केबल मैन, रिमार्केबल प्लेयर, फेयर कैप्टन। ये क्लिप आपको दिखाते हैं। You can't keep a good Oldham down. Misbah goes through to his 10th Test match century, 42 years young. मिसबाउल हक के पुशअप्स तो आपने देखे। मजीद ट्वीट शामिल करते हैं। जवाद यूसुफानी लिखते हैं कि मिसबा की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उन्होंने लोगों की नापसंदीदगी को मोहब्बत में तब्दील कर दिया। काबिल फख्र इंसान। जवाद ने मिसबा को पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की दीवार करार दिया। आसिफ जावेद खान लिखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के सफीर, ग्रेट लीडर। साथ ही उन्होंने मिसबाउल हक की करियर की आखिरी सीरीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। अब्दुल दयान ने अपने ट्वीट में अच्छी यादों के लिए मिसबाउल हक का शुक्रिया अदा किया और एक तस्वीर को ट्वीट का हिस्सा बनाया है। और भारत से रोहित गुलाटी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि थैंक यू मिसबाउल हक, ग्रेट क्रिकेटर, ग्रेट कैप्टनसी स्किल्स, फैन फ्रॉम इंडिया। अपने ट्वीट में रोहित ने मिसबाउल हक की भारतीय खिलाड़ियों के साथ 2 तस्वीर को भी शेयर किया है। और आखिरी ट्वीट है फैसल सिद्दीकी का, जिन्होंने अपने ट्वीट में खुदा का शुक्र अदा करते हुए लिखा कि शुक्र है मिसबा चले गए, अब हमारी क्रिकेट कुछ आगे बढ़ेगी। हैशटैग मिसबा पर ट्वीट्स आपने देखे और हैं आज के तीसरे टॉप ट्रेंड यानी हैशटैग न्यू CPEC इन्वेस्टमेंट की। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा जहां पाकिस्तान के लिए निहायत अहमियत का हामिल है, वहीं आलमी इक्तिसादी ताकतें भी इसकी अफादियत तस्लीम कर रही हैं। रूस के बाद अब इंग्लैंड ने भी इस मंसूबे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी CPEC में होने वाली सरमायाकारी के हवाले से तबसरों और आरा का इजहार किया जा रहा है। कुछ ट्वीट्स इस बारे में हम शामिल कर लेते हैं और पहला ट्वीट हमारे पास जो है फरहान पिर्क का है। उन्होंने अपने ट्वीट में चाइनीज डिप्टी चीफ ऑफ मिशन का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि CPEC के खिलाफ प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करने
और सच्चाई बताने के लिए आपका शुक्रिया। साथ ही फरहान ने एक तस्वीर भी शेयर की है। तला ने लिखा है कि गुज़िश्ता 8 सालों में पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन सतह पर मौजूद है। एक तस्वीर को भी तला की जानिब से अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया गया है। हमारे आज के टॉप ट्रेंड्स तो आपने जाने, लोग क्या सोच रहे हैं सोशल मीडिया पर, यह भी आपने देखा। अपने फीडबैक के जरिए आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।